अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 8 ऑफ जुलाई। देखो लेट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी भी स्टडी करनी होती है। कोशिश रहती है मॉर्निंग में अपलोड कर दूँ क्योंकि मॉर्निंग तक पढ़ लेता हूँ। कभी मुझे थोड़ा काम रहता है मॉर्निंग में, थोड़ा कुछ और करने के लिए, कुछ और भी, क्योंकि मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ। कोई टीचर तो पर्टिकुलर टीचर तो नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यूस रखूँ, तो इसलिए मुझे अपना भी थोड़ा रिकवर करना होता है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कोशिश यही रहती है कि डेली मैं अपलोड कर दिया करूँ वीडियो। और बोलते हैं कि वीडियो सर लंबी होती है। देखो लंबी होती है क्योंकि नोट्स जो रहते हैं मैं बेसिक प्लस करंट को मिक्स करता हूँ। मैं आपको कोई जिस्ट नहीं बताता कि जैसे कैबिनेट के ऊपर आ गया, मैंने आपको जिस्ट बता दिया कैबिनेट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे जस्ट लाइक गवर्नर कल चेंजेस हुए, मैंने आपको पूरा बताया गवर्नर के बारे में कि कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या गवर्नर की पावर होती है, क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कैसे गवर्नर बनता है, कितना टर्म होता है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया एज ए पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत के चैप्टर की तरह। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब आप उस चैप्टर को पढ़ने लगोगे, 10 to 15 मिनट्स उस चैप्टर को पढ़ने में भी लगेंगे अगर आप बहुत अच्छी पकड़ है। अगर मैं समझाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैं भी उसे 10 मिनट लगाऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाती है। और आपको याद रखना है, एग्ज़ाम को 7 लाख बच्चे पेपर देते हैं। इस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कितने होते हैं? अगर 700 सेलेक्ट होते हैं। अगर रेशियो भी निकालोगे ना, आप रेशियो भी निकालोगे तो 7000 में से 7 बच्चे। अब इसे मैं और कट कर दूंगा तो आप याद रखो 1000 में से एक बच्चा जाएगा। 1000 में से एक बच्चा, ये तो मैं ज़्यादा बता दिए, 1 2 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। और एक बच्चा वो होगा जो एफर्ट लगाता है, अपने आगे बढ़ने के लिए चीज़ें करता है। ये चीज़ नहीं होती कि 30 मिनट में हिंदू ख़त्म नहीं होता। अगर मैं हिंदू को पूरे दिन आपको पढ़ा सकता हूँ, पूरा दिन हिंदू ख़त्म नहीं होगा आपका। हिंदू में इतना कुछ होता है करने के लिए, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। देखो ये कैबिनेट है, कैबिनेट के बारे में पढ़ो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ो, इससे ही 10 चीज़ निकल जाएंगी। आप 2 घंटे इसी आर्टिकल में खपा सकते हो। उसके बाद गुजरात है, गुजरात में कौन कौन से पोर्ट है, तो पूरा डेप्थ तक घुस जाओ। वेस्ट बंगाल है, कितनी बाउंड्री टच करता है, तो मैं तो ऐसे बहुत अंदर डेप्थ में ले जाऊँगा हिंदू को पढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ है, कोशिश ये रहती है सब चीज़ आपको बता दी जाए। तो जो पहला आर्टिकल आता है उसमें जो आपको पढ़ना है, जो पहले पेज से पढ़ना है, उसमें पढ़ना है आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो खुद जाके पॉलिटी के चैप्टर से आप पढ़ लेना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। आर्टिकल 75 74 इसमें मेंशंस है। उसके बाद गवर्नर का मैं कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आज रिपीट गवर्नर का नहीं करेंगे। हम गवर्नर की पावर को क्या क्या होती हैं, कैसे अपॉइंटेड होते हैं। कोई अगर मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता, दूसरी स्टेट का बनूंगा। एक गवर्नर 2 स्टेट का हो सकता है, तो उसकी जो 2 स्टेट की सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? वो प्रेसिडेंट डिसाइडेड करेगा। नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो आज रिपीट नहीं करेंगे। इस वाले एडिटोरियल में से आपको इतना ही पढ़ना। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, देखो है तो दिल्ली, मतलब कि दिल्ली की मतलब कमीशन जो है, वुमेन कमीशन जो है, उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन हरेसमेंट बहुत बढ़ गए हैं वुमेन के साथ। इवन मुस्लिम हो या कोई भी हो, देखो ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हम जो पढ़ेंगे हैरेसमेंट क्या होता है, वुमेन हैरेसमेंट, अब मैंने इसे एक्सटेंड किया है। ये क्या होता है ये बाद में अपने नोट्स से बताऊँगा। ये नोट्स होते हैं, देखो ऐसे नोट्स होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स को बनाता जा रहा हूँ। पहले मैं PDF में रखता था, फिर पिक्टोरियल बना दिया मैंने। माइग्रेटिंग वर्कर का इशू क्या है, तो करंट प्लस स्टेटिक, फिर ओपेक कंट्री में कौन कौन से कंट्री हैं, सोशल पॉपुलेशन का इसमें आया, तो पॉपुलेशन के बारे में पूरा जानो आप। क्या क्रूड होता है, क्या मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होता है, इम्प्लीकेशन क्या है, कोजेस क्या है, ओवर पॉपुलेशन हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट क्या है ओवर पॉपुलेशन के। स्विस कैनाल के बारे में, तो स्विस कैनाल को विद डायग्राम विद सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या था। जिसमें प्रॉब्लम अभी हुई थी, जो आपका एवर गिवर जो करके एक शिप था, वो उसमें फंस गया था, उसे बहुत समय लगा। तो पूरी हम स्विस कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, जो आया था एडिटोरियल से, मैं ऊपर से मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लेकर हूँ। वुमेन हैरेसमेंट वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से बताऊँगा। ये रहा, देखो ये रहा पूरा उसका फॉर्म, और मैं बिल्कुल बताऊँगा क्यों इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, वुमेन हैरेसमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है। जो होता है कि रीज़न क्या है फॉर सेक्सुअल क्राइम, जो प्रॉब्लम है इन इंडिया। एक तो मतलब सेक्सुअल क्राइम के बहुत है। रिसेंटली ईयर में देखा गया है, न्यू दिल्ली में आपने देखा गया, रेप कैपिटल बोला गया इंडिया की, दिल्ली को रेप कैपिटल बोला गया, ठीक है ना। विद मोर देन 560 केसेस रेप इज़ रिपोर्टेड इन ए सिटी। यानी कि ये देखो एक दिन में, मतलब एक तरह से देखो मोर देन इतने रिसेंट हुए हैं। बट द वायलेंस इन द वुमेन आर वाइड स्प्रेड हैज़ बिन डीपनिंग रूट। तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो सेक्सुअल क्राइम सिटी बोला ही जाता है दिल्ली को, और भी केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। देखो ये तो केसेस हुए हैं जो जेन्युइनली रिपोर्ट हो जाते हैं।
पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मोर देन 50% केसेस ऐसे होते हैं जो कोई शर्म के मारे लड़की आगे नहीं आती, ये नहीं आती। सबसे बड़ा कारण यही है। क्या कारण है, क्यों नहीं आती? एक तो भैया क्या है कि जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ना पुलिस में वो कम है। एक महिला अपनी बात महिला को तो बता पाएगी, महिला उसकी बात समझ पाएगी। तो एक जो हमें क्या है इंक्रीज़ करना है फीमेल पुलिस का जो पार्टिसिपेशन है, जो मतलब गैप है बिटवीन मैन और फीमेल में, उसको हमें इंक्रीज़ करना है। कहीं ना कहीं एक द कारण ये बनता है। नॉट इनफ पुलिस इन जनरल, पुलिस इन जनरल नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब ये वो सब, पुलिस ही नहीं सब चीज़ें आगे आनी चाहिए। कि आपका पुलिस तो आदमी तो लिया है, आप किसी महिला को आपने फीमेल क्या कोई अपॉइंटमेंट कर दी किसी ऑफिसर की, पर उसको मतलब स्किल होनी चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए, कैसे केस को हम करना है, कैसे एविडेंस को कलेक्ट करना है, ये भी आपको करना होगा। एक तो महिला ऑफिसर की बढ़ाना होगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन बनाना होगा पुलिस वालों को। ब्लेमिंग द प्रोटेक्टिव मतलब कि प्रोवोकेटिव क्लोथिंग, जो टेंडेंसी होती है, अज्यूम किया जाता है सेक्सुअल वायलेंस होता है कहीं भी। इन जो सर्वे कंडक्ट कराएगा उसमें बताएगा 68% है रिस्पॉन्स सेड दैट आपको प्रोवोकेटिव क्लोथिंग इज एज द इनिवेटिव इन द रेप, मतलब बोला एक तरह से ये जा रहा है जो भी गैंग रेप होता है, कुछ भी होता है तो एक तरीके से वो गर्ल हैं, कहीं पे रेप होता है तो वही सारी चीज़ें हैं जो उसमें वो फेस करती हैं। ब्लेमिंग की, उधर ब्लेम कर देना, इधर कर देना कि आपकी गलती थी, आपकी लड़की की गलती है, ये वो सब करना, इस सब चीज़ का होता रहता है। लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी नहीं है हमारे इंडिया में, इतनी कमी आप देखते हो वुमेन के लिए पब्लिक सेफ्टी नहीं है। विलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है, और रीज़न है ये भी है, बाज़ार में आप चले जाओ तो पब्लिक सेफ्टी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। फिर आपका आता है कि स्टिग्मा, ये स्टिग्मा बहुत बड़ी चीज़ है विक्टिम के लिए कि चलो आपके साथ हो गया है, कुछ भी हो गया तो लोग ऐसे देखते हैं, मतलब ऐसे पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, ठीक है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये वो सब। इवन हमारे जो मेल जो पॉलिटिशियन है वो भी कई बार बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, लाइट ऑफ द रेप, मतलब हमारे जो मुलायम सिंह है उन्होंने ही बोला था, ये तो चलता नहीं, मुलायम सिंह के भैया शिवपाल यादव, उन्होंने बोला था लड़की ऐसे कपड़े पहनेंगे तो रेप तो होते ही रहेंगे, ये वो सब। तो ये भी चीज़ें रहती हैं। फिर लास्ट में चलो रेप हो गया, केस हो गया, फिर विक्टिम को मतलब इनक्रेज किया जाता है विक्टिम को कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, केस यहीं पे ख़त्म कर दो, क्या पता कुछ और आगे घटना बढ़ जाए। फिर वही स्लगिश कोर्ट सिस्टम, ये कोर्ट को तो हर जगह मेंशन कर सकते हो। अगर जो केस है वो सॉल्व होना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी केस सॉल्व होना चाहिए। वो केस 10-10 साल तक चलता है, इतने साल तक चलता है, लड़की की हिम्मत टूट जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 साल से लड़की लगातार लड़ रही है, उसके पास मॉनेटरी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया, पैसा वैसा नहीं है, तो क्या करते हैं जो भी जो एक्यूज़ होगा वो क्या करेगा, उसे पैसे का ऑफर देगा, मैं इतने लाख रुपए दूंगा, देखो 5 साल से केस चल रहा है, आगे भी मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में चला, कब तक लड़ोगे आप मेरे साथ, थोड़े बहुत पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो ये भी है। फिर लो स्टेटस ऑफ वुमेन, हमारी जो पैट्रियार्टिकल जो माइंडसेट बना हुआ है आदमी को लेकर, वो एक कारण होता है। फिर कुछ सजेशन है जो वुमेन के लिए अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने की हैं, कुछ सेफ गार्ड बनाए। सबसे आता है सेक्शन 354, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, सारी आईपीसी बताई थी वुमेन से रिलेटेड, कल डिफरेंट पॉइंट पढ़ाए थे, आज डिफरेंट बता रहा हूँ। तो सेक्शन 354 आईपीसी का, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस, कोई महिला कहीं पे काम करती है, वहाँ उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, वहाँ वो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट एक्ट बनाया गया था 2013 में। फिर नेशनल डाटाबेस बनाया गया सेक्सुअल ऑफेंडर का। अगर आप कोई केस को हैंडल करना चाहते हो, केस को कम करना चाहते हो, प्रॉपर आपके पास डाटा होना चाहिए उस चीज़ का। डाटा किस लिए, जैसे दिल्ली है, ये दिल्ली को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, और मैंने बोला कि जो ये वाला एरिया है दिल्ली का, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, इस वाले एरिया में दिल्ली के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है ना। तो मैं इसका डाटा अलग से निकालूंगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराऊंगा वुमेन को इस वाले एरिया में, क्योंकि ज़्यादा केसेस यहीं पे होते हैं, तो डाटा प्रॉपर होना चाहिए। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी केस सॉल्व हो। फिर मटेरियल रेप जो होता है कि मतलब कि इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना, विद इन द मतलब कि इंडियन के लीगल में क्या है, जो मटेरियल रेप आपका मटेरियल रेप होता है कि हस्बैंड फोर्स करता है अपनी वाइफ को सेक्स करने के लिए या फिर करने के लिए, उसका मन नहीं है, ये कुछ भी बात हो सकती है, वो अभी तक इंडिया में क्राइम ऑफेंसिव नहीं है। फिर एजुकेशन प्रॉब्लम है, देखो पढ़ी लिखी महिला हैं तो अपने चीज़ों को जानती हैं, अनएजुकेटेड है उसे सोसाइटी भी दबाती है, और ये भी सब चीज़ें हैं। और फिर पोस्को, गवर्नमेंट ने लेके आई पोस्को, 2012 में पोस्को एक्ट लिया गया। अब तो पोस्को के अंदर आपको डेथ के भी प्रावधान दे दिए गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तक के प्रावधान आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर केसेस करते हो, सारी सज़ा को डबल कर दिया गया। पोस्को जिन 18 साल से छोटी महिलाएं होती हैं या उनसे छोटी होती हैं, उनके अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी, चाहे उनकी मर्जी हो, मर्जी तो चलेगी नहीं, क्योंकि 18 साल से छोटी है, तो उस इंसान में पोस्को के अंदर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा।
फिर वे फॉरवर्ड यही बोलता है कि आर्टिकल 21 आपको प्रदान करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी फॉर ए वुमेन। ये हर इंसान को खुला जीने का अधिकार है और सब चीज़ें। और मैं बताऊँ, ये तो आप पढ़ लेना, और मैं बताता हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे लॉ सिस्टम में। स्पीडी ट्रायल, जो कोर्ट के ट्रायल बहुत जल्दी होने चाहिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन बनाना चाहिए, मतलब कि स्पेशल सेल्स होने चाहिए फॉर वुमेन केस के लिए, स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए फॉर रेपिंग के लिए। तो कुछ ऐसा आप काम करके ऐसा क्या कर सकते हो, स्पीडी कहेंगे। जब सिस्टम में विश्वास होगा तो महिला अपने आप आगे आएंगी। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। आप इसमें एनजीओ का रोल कर सकते हो, सिविल सोसाइटीज़ को ऐड कर सकते हो, गाँव में जा जाके महिलाओं को बताएं उनकी चीज़ों के बारे में। फिर आशा वर्कर को भी ऐड कर सकते हो। आशा वर्कर तो गाँव में एक रूरल एरिया में कनेक्टेड रहती हैं, उन्हें भी ऐड कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब कोई सोशल वर्कर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, आप अवेयर करो पुलिस को, तो ऐसे आप सिस्टम को और डेवलप अच्छे से कर सकते हो। अब हम चलते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर। अब आगे चलेंगे। दूसरी न्यूज़ सीए के ऊपर आती है। सीए कई बार पढ़ा है, अब रिपीट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। 6 कम्युनिटी हिंदू, आपका क्रिश्चियन, आपका पारसी, आपका जैन, आपका ज्यूइश, सिख, ये 6 कम्युनिटी हो गई। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं 3 देश से, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देश से इस तारीख से पहले 6 कम्युनिटी के लोग कोई आए हैं और इंडिया में मतलब 5 साल से ये रह रहे हैं। इससे पहले आए हों और इंडिया में 5 साल से फिर रहना स्टार्ट। जो 31 दिसंबर 2014 को ही आया, उसे 5 साल रहना पड़ेगा, यानी कि 2019 तक वो रहेगा। उसके बाद उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसमें ये है। अपोज किसने किया था इसको? अपोज किया था मुस्लिम ने। क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। अपोज किस बेस पे किया था? आर्टिकल 14 के बेस पे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। इसके बेस पे इसको अपोज किया गया था कि सबको इक्वल रखना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोलती है? ये जो सारी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी हैं इन तीनों देशों के अंदर, कहीं ना कहीं इनकी जो माइनॉरिटीज़ के उल्लंघन किया जा रहा है इनके राइट्स के साथ। तो हम चाहते हैं कि अपने देश में हमारे ये आएँ और हम इनको रहने का अधिकार दें, यहाँ की सरकार इन्हें सिटीजनशिप प्रदान करे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा आर्टिकल आता है, देखो मैं आपको जस्ट बताता हूँ, मेन बात जो की गई है बताता हूँ। डार्कनेस एट नून, मतलब कि फेल्ड बाय द जुडिशरी। हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अंधेरा छा गया है घना, ऐसा बोला। एक केस आया था फादर संत स्वामी का। ये जो थे भीमा कोरेगांव, आपने केस सुना होगा। भीमा कोरेगांव मतलब दलित वर्सेस पेशवा के बीच में लड़ाई थी। मतलब कि जो अपने पढ़ोगे, 3rd एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में। जो ब्रिटिश का साथ किसने दिया था? उनका साथ दिया था दलित ने। क्यों दलित ने साथ क्यों दिया था? क्योंकि पेशवा जो थे उनके साथ मतलब परेशान करते थे, तो उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था और हरा दिया था पेशवा को। पेशवा एक हायर कम्युनिटी कास्ट है। ये 1818 में आसपास हुई थी। 1818 के आसपास, तो 100-200 साल हो चुके हैं, 201 साल हो चुके हैं शायद लगभग। तो ये हायर कास्ट है, पेशवा मराठा होते हैं, अभी दलित लोअर कास्ट है। तो ये बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब ये सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, ठीक है ना। तो ये कभी कभी क्लैश इनके बीच में हो जाता है। तो इन सारे केसेस की वजह से इनको जेल में रखा गया था, फादर सेंट स्वामी को, और इनकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये हॉस्पिटलाइज होने के लिए बेल की इन्होंने डिमांड की थी, तो और वो बेल को खारिज कई कोर्ट ने कई बार कर दिया था। एट लास्ट इनकी डेथ हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी सिस्टम चल रहा है। तो यूएपी एक ऐसा लॉ है, देखो हमारे देश में सिस्टम क्या है। हमारे देश में सिस्टम है, पहले आपने कोई गुनाह किया, आप पे FIR दर्ज हुई, फिर वो केस कोर्ट में जाता है और आप तब तक गुनहगार नहीं माने जाते, तब तक कोर्ट प्रूफ नहीं करती कि आपने वो काम किया है। ऐसा एक नॉर्मल सिस्टम है। पर यूएपीए में क्या होता है, आपको यूएपी आप पे लग जाएगा, आप तुरंत जेल में डाल दिए जाओगे, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, यानी कि बिना बताए पिलो उठा के आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर आपको प्रूफ करना है कि आप चोर नहीं हैं। सारा उल्टा हो गया ना। यहाँ पहले केस हुआ, फिर कोर्ट में केस चलेगा, जब तक वो चोर घोषित नहीं होगा तब तक वो आराम से अपनी, चाहे वो बेल भी ले सकता है किसी बेसिस पे, ये वो सब। पर यूएपी में क्या है कि आपको पहले दोषी बनाया जाएगा, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि आप दोषी क्यों नहीं हो। तो ये सारा एक सिस्टम है, इस सब चीज़ को सुधार करना चाहिए। अब ये यूएपीए लॉ जो इतने खतरनाक बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए, इतने हार्डली क्यों किए गए? तो सारी वही बात करते हैं कि पॉइंटेड टू द जुडिशरी एक तरह से डिक्लाइन हो चुकी है, ये कई बार देखा गया है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लमेटिक एक केस भी आया था वत्तल जजमेंट, उसमें भी ये चीज़ देखी गई थी।
इस केस को देखा गया था। जो स्वामी थे, जो उनकी डेथ हुई है, वो इवन उनके बेसिक जो टास्क थी, वो चम्मच भी नहीं पकड़ पा रहे थे, अपनी लिख भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, नहा भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद भी कोर्ट ने सी कंसिडर नहीं किया, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। जो मेडिकल वो बेल मांग रहे थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एट लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक वीकेंड दिखता था। सेंट्रल प्रिंसिपल जो है हमारा, जो आपका प्रिजप्शन ऑफ द इंसोनेंसी, सेंट्रल जो प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, प्रोसीजर का, इज टेरिबल वीक, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं कमज़ोर चीज़ों में दिखाई देता है। तो ये केस को भी मेंशन करते हैं। केस का नाम है नेशनल वेजिटेशन एजेंसी वर्सेस ज़हूर अहमद साहब वत्तल, जो केस है ऊपर बताया। UAPA हैज़ अफेक्टेड ऑल द डाउन स्ट्रीट डिसीजन इन्वॉल्विंग द स्टेटस। ये कुछ चीज़ें हैं। तो UAPA एक तरह से देखो, 3 लॉ ऐसे बताऊँगा हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। एक होता है सिडिशन चार्ज, सिडिशन सेक्शन 124, एक होता है आपका UAPA, और एक आपने सुना होगा 69A। ये 3 है। 69A IT एक्ट 2000 का है ये, और UAPA 1967 का, और सिडिशन तो ये तो IPC का है। तो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है सिडिशन जो होता है, कि मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे। महात्मा गांधी भी जेल में रहे हैं, और भी बहुत सारे लीडर जेल में रहेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ लिख दिया आपने, यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिख दिया था, उनको जेल भेज दिया। तो ऐसे ऐसे लॉ हैं। देखो, ऐसे लॉ को वहाँ की सरकार जो लेके आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस लॉ को लेके आई थी इंडिया में, जो सिडिशन है। और अभी ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट में रिसेंटली है, वहाँ पे इंग्लैंड में, UK में, वो इस लॉ को ख़त्म कर चुके हैं। पर इंडिया में अभी भी ऐसे लॉ चल रहे हैं। UAPA जैसे लॉ अभी भी इंडिया में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चलो ठीक है, क्योंकि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। पर अभी क्या देखा जा रहा है, इन लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये UAPA सिडिशन के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक कि इनके केसों में 77% का इजाफा आया है। पर जो विक्टिम है, विक्टिम की जो कन्वेक्शन रेट, मतलब उस सज़ा का, वो दर 3% है। कि जो 77 तो इजाफा किया है, पर जो सज़ा का वो है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है 3% की। मतलब 3%, यानी कि 100 आदमी आपने पकड़े, उसमें से मात्र 3 लोगों को सज़ा जो रियल में थे, तो बाकी जो बचे हुए थे वो तो सब फेक ही थे एक तरीके से। और इसमें भी देखो इजाफा हुआ है और उसमें कमी आई है। तो एक तरह से देखो तो कहीं ना कहीं गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा, ये खुद NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा ऐसे बता रहा है, ये मेरी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम UPA के बारे में पढ़ेंगे, UAPA है क्या, क्या प्रॉब्लम है UAPA के अंदर, ये सब पढ़ेंगे। 1967 में इस लोग लेके आए थे। एम क्या था कि प्रिवेंशन देना था, अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर पाए इंडिया में। अनलॉफुल एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है, इसमें टेररिस्ट पकड़ा जाए उसके ऊपर UAPA लगता है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है। क्या बोलता है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है कि ऑल टेररिस्ट आर द क्रिमिनल। ठीक है, अच्छी बात है, UAPA लगा रहा है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, ठीक है, बट नॉट ऑल द क्राइम्स या क्रिमिनल्स आर नॉट टेररिस्ट। जो ठीक है, किसी ने चोरी की, क्राइम किया, क्रिमिनल है, पर वो टेररिस्ट तो नहीं है। टेररिस्ट पे UAPA लगता है। आप किसी पे भी चलते फिरते पे लगा देते हो UAPA, तो एक गलत बात है। तो ऐसे ऐसे बयान आ चुके हैं। तो ये प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लगता है, कोई इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन हो, कोई गलत काम कर रहा है इंडिया में, तो उनके ऊपर ये लगाता है। जो इंडिया की टेरिटरी इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हार्मफुल पहुँचा रहे हैं, तो उनके ऊपर UAPA लगता है। ये एक्ट के एब्सोल्यूट पावर किसके पास होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, इसके एब्सोल्यूट पावर। अगर किसी पे लगा दिया जाए तो ठीक है ना, वो ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाता है, ऑफिशियल गजट में। डेथ पेनल्टी तक, इसमें जो सज़ा है, आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है। आपने ऐसा कोई क्राइम किया होगा, ज़िंदगी भर जेल में रह सकते हो, ये हाईएस्ट क्राइम है, और वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों पे लग सकता है, जो इंडियन है या फॉरेन कोई नेशनल है, उसने यहाँ पे कोई गलत काम किया, या यहाँ इंडिया से बाहर कहीं उसने इंडिया के लिए कोई गलत काम किया, तो उन पर भी UAPA लग सकता है। तो UAPA में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है NIA, इसको 1 दिन तक, मैक्सिमम 180 दिन का ये अरेस्ट के लिए ड्यूरेशन ले सकती है। मतलब ऐसे देखो, ये इंसान पकड़ लिया, अब इसकी पूरी डिटेल चार्जशीट फाइल करनी है, इसने क्या क्या काम किया, तो मैक्सिमम 180 दिन तक भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ले सकती है। तो एक ज़्यादा टाइम मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि इसको आप 1 साल तक बिना जज के सामने पेश के रख सकते हो आदमी को, ये भी कारण है। फिर 2004 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, इसमें जो टेररिस्ट एक्ट हैं उनको ऐड किया गया, और जो है और एक्ट को ऐड किया गया। तो 2004 से पहले क्या था कि अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर टू एन एक्शन रिलेटेड टू द सीजीशन और सेशन ऑफ द टेरिटरी, उससे पहले ये था। उससे पहले अनलॉफुल में ये सारी चीज़ थी। 2004 के बाद अमेंडमेंट करके इसमें टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया, क्योंकि पहले टाडार पोड़ा चलते थे, उनको पहले ही गवर्नमेंट ख़त्म कर चुकी थी। तो अब टेररिस्ट तो इनके अंदर टाडा के अंदर रखा जाता था, टेररिस्ट वाले एक्ट के अंदर ये ख़त्म हो चुके, तो गवर्नमेंट ने इन्हीं के अंदर ऐड कर दिया
इसी के अंदर 2004 में ऐड कर दिया। फिर 2019 में बिल लेके आई सरकार, और बिल में बताया गया, ठीक है ना, ये कमेंट में बताना है बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ। बिल में क्या बताया गया, जो डायरेक्टर जनरल होंगे NIA के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, 2008 में बनी थी मुंबई अटैक के बाद, जो उसके जनरल होंगे, वो किसी की भी प्रॉपर्टी, अगर मैं पकड़ा गया है ना, मैं इस टेररिस्ट, मेरे पर ये लग गया, तो मेरी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं, ऐसा इसके अंदर प्रावधान रखा गया था। वो NIA के ऑफिसर जो होंगे, और भी चीज़ है जो एक्ट एनेबल एम्पावर करते हैं, NIA को बहुत पावर दे दी थी, जो उसके रैंक के ऑफिसर होंगे। पहले क्या होता था, बहुत ऊंची रैंक के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते थे, अब इसने पावर बढ़ा के इंस्पेक्टर से जितने भी अबव वाले जो आदमी होगा वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी टेररिज्म केस में, किसी भी चीज़ में, इवन बाय द DPSP ACP अब द रैंक ऑफ NS स्टेट, कोई भी मतलब वो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी गई थी 2019 में। और 2019 में एक काम किया था, यहाँ तो देखो टेररिस्ट एक्ट 2019 में, इंडिविजुअल, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हूँ, आतंकवादी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो टेररिस्ट जैसा काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर भी UAP लग सकता है। उससे पहले क्या था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अगर जैसे मोहम्मद को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे जुड़ा हुआ हर आदमी टेररिस्ट माना जाएगा। पर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, पर टेरर कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी लग सकता है टेररिस्ट, ये वाला UAP है। तो इसमें कुछ वेग टर्म है। वेग टर्म क्या है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैसे UAP लगेगा, क्या होगा अगर UAP लगेगा, ठीक है, किस पे लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट इसका कभी कभी मिसयूज़ इन चीज़ों का करते हैं, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज़ करते रहते हैं। तो ये वाली इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। आगे चलते हैं, ये हमारे से नहीं है, इजराइल है, पढ़ना IR वाले। दूसरी नहीं आती, चैलेंज निगेटिव सोशल जो नॉर्म्स हैं। अभी क्या है, 11 जुलाई को आप वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने वाले हो पूरे वर्ल्ड में। तो कुछ चीज़ों की जो राइटर है जिक्र करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जो हमें पॉपुलेशन को स्टेबल करना था, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2 या 3 डिकेड में हमारी पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक है बहुत अच्छी हो जाएगी, जो हमारा फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा किस में बोला गया, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट SPRH, ठीक है ना, इसमें बताया गया है। इसको मतलब कौन निकालता है इसको, आपका गटरमर्चे लेंसेंट कमीशन इज़ लुकिंग एट हाउ इम्प्रूविंग SRHR इन द पॉपुलेशन फॉर्मुलेट। तो हमारा कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव होता जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ये देखते हैं, ये निकालते हैं, तो आपको याद रखना है वो कैसे इन्होंने कुछ बताया कि जैसे पॉपुलेशन जो मोमेंटम है हमारा, मतलब मोमेंटम इन द जो ग्राफ है बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, ठीक है ना, वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। जो हमने टारगेट फिक्स किया 2.1 का, कहीं ना कहीं हम अचीव कर जाएंगे कुछ आने वाले सालों में। तो हमारा टोटल जो फर्टिलिटी रेट ऐसे, ये क्या बोलता है ना, एवरेज निकालता है। एक महिला के 10 बच्चे भी हैं, एक महिला के 2 बच्चे भी हैं, तो एक एवरेज निकालता है ये, कि एवरेज निकाला कि 10 और 2 कितने होंगे, 12 और 6 का एवरेज आ गया, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 6 हो गया। तो ऐसे पूरे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है महिलाओं का वो 2.2 है, जो हमारा टारगेट है 2.1, यानी कि 2.1 बच्चे हैं। अगर पूरी महिलाओं को काउंट करोगे जो शादीशुदा है, तो हमारे भारत में 2 ही बच्चे हैं। वही पॉलिसी जो हम बहुत पहले लेके आए थे। तो इन सब चीज़ों पे काम हुआ है। हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो माँओं की डेथ हो जाती थी जब मतलब बच्चे को जन्म देती थी जन्म के टाइम पे, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं इम्प्रूव देखा गया है। 1999 में 2001 में 327 था, वो कम होकर 113 हो गया है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है ना, 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया, उस पर कितनी माँ की डेथ हो गई, तो वो हमारी 113 माँ की डेथ हो जाती है। अभी जो रेशियो है, जब 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं 2016-18 में, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। 2001 में 1999 में कितना था, 327 माँ मरती थी। जब 1 लाख बच्चे जन्म लेते थे 327 माँ मरती थी। अब कितनी मरती हैं, अब 113 मरती हैं। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव देखा गया। फिर हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्या बोलता है कि हम चीज़ों में बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, इंडिया कहीं ना कहीं इम्प्रूव स्टेटस दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी स्कीम है, पोषण अभियान है, इसमें वेस्टिंग, आपका स्टंटिंग और एनीमिया और आपका माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो आपका निमोनिया है उसको 3% कम करता है एनुअली, हर साल 3%, और को 2% कम करना है। फिर मातृ वंदना योजना है, फिर मैटरनिटी लीफ आपने प्रोवाइड कर दिया। इन सब चीज़ों में हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर कुछ अभी और भी चीज़ें हमें जिनके लिए अच्छा काम करना है, क्योंकि हमें अपने अचीव करना है, SDG गोल को अचीव करना है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ SDG गोल के लिए, उसको आप देख लो 10 मिनट में 17 के 17 SDG गोल लर्न कर लोगे कि बाय टिप्स पे याद हो जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो है, आप जाके चेक कर लेना वीडियो में।
जो हमारा और भी चीज़ें प्रेगनेंसी है और भी हमें चीज़ों को ठीक करना है, ऐसा बताया गया है। जो हमारे और भी रेट हैं, जैसे अब वेस्टिंग है, मतलब हाँ, फिर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ को हमें कम करना है, क्योंकि हमारे अभी भी कहीं ना कहीं कंडीशन थोड़ी ख़राब है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, यानी कि महिला और आदमी का दर्द निकालता है, वो अभी हमारा 140वीं रैंक है इंडिया की। तो ठीक है ना, कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों में काम करना है। तो ये सारी चीज़ें बोले हैं कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, स्किल प्रोवाइड करवानी है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, तो इन सब चीज़ों में अभी भी काम करना है। तो इसके लिए मैंने आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड ये पूरा ऐसे है, इसके लिए मैंने आपको अपने नोट से एक बहुत बढ़िया एडिटोरियल मैंने इसके लिए अलग से निकाला है, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। ये आ जाओ, ये आगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ये है, क्योंकि पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करेंगे, तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव 2019 में आया था। इंडिया इज़ द प्रोजेक्टेड टू बिकम मोस्ट पॉपुलेशन, इंडिया बहुत चाइना को पीछे निकाल देगी 2027 तक, ठीक है ना, ऐसा बोला गया, चाइना को सरपास कर जाएंगे, है ना। 2050 तक अगर स्पीड से चली तो हमारी 1.64 बिलियन, यानी कि 160 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो जाएगी इनके हिसाब से जो चल रही है, और हमने कंट्रोल किया तो कहीं ना कहीं हम अच्छा कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखो, एक तो होता है क्रूड बर्थ रेट। ये क्या होता है कि क्रूड बर्थ रेट क्या होता है कि पीरियड इन द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द पीरियड ईयर, कि कितने बच्चों की जन्म हो रहा है, 1000 पॉपुलेशन है उसको देखा जाता है। फिर जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि वही होता है कि एनुअली नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 महिलाओं के कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है ना। चाइल्ड बियरिंग एज में मतलब कि टेकन फ्रॉम द 15 to 49 बट द समटाइम 15 to 44 इसको लिया जाता है। फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट चेक करते हैं, ये आप पढ़ लेना सीधा, ये इतनी चीज़ नहीं पूछेगा, क्रूड व्रूड नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा बस कि बर्थ रेट क्या होता है, कितने 1000 बच्चों में कितने बच्चों ने जन्म लिया इंडिया में। फिर डेथ रेट क्या होता है, कितने बच्चों ने मतलब डेथ हुई 1000 में। फिर उसके बाद वो तो मैंने बता दिया, मैटरनली मोर्टेलिटी रेट 1 लाख बच्चों में कितनी महिलाओं की डेथ हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहता है कि आप कितने साल तक जियोगे, एक हमारी 77 या 78 साल का है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि वही कि एनुअली मतलब पूरे एनुअली नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई बच्चों के अंदर, जो 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। 1000 बच्चे पैदा हुए और 1 साल के अंदर तक कितने बच्चों की डेथ हो गई, इसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट, छोटे बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट बता चुका हूँ, पर वुमेन कितने बच्चे हैं मैंने समझाया भी आपको, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के इम्प्लीकेशन क्या बताए गए पॉपुलेशन ग्रोथ के, कि ये बताया गया है जो पुअरेस्ट वेल्थ मतलब जो महिला गरीब होती हैं उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.2 है, ठीक है ना। जो सेकंड लोएस्ट मतलब थोड़ा सा और उससे ऊपर होती हैं उनका और कम है। जो रिचेस्ट जो मतलब पैसे वाले धनी महिलाएं होती हैं उनका फर्टिलिटी रेट कम देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये दिखा है जैसे एजुकेशन का बढ़ रहा है, एजुकेशन या पैसा किसी लोगों के पास है तो वो फैमिली प्लानिंग होती है, वो 1 या 2 बच्चे पैदा करती हैं, जिनके पास कम है तो ऐसा इसमें बताया गया। ये सारी चीज़ें हैं। कॉजेज़ क्या हैं ओवर पॉपुलेशन के, कॉजेज़ वही हो सकते हैं कि एक तो बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं पर डेथ कम हो रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फर्टिलिटी रेट हमारा हाई हो, कोई पॉलिसी नहीं हो, हमारा फर्टिलिटी 3.2 हो तो यानी कि 3.2 बच्चे हैं, 10 हो 10 बच्चे हैं एक महिला के, तो ये फर्टिलिटी रेट हाई हो वही। फिर और क्या कि जल्दी महिला की शादी कर दोगे तो जल्दी वो बच्चे कहते मशीन बना दिया। तो यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि 18 साल की एज है इसको और बढ़ाना चाहिए। पॉवर्टी और लिटरेसी बहुत बड़ा कारण रहता है, आप खुद देख लोगे गांव में जाके आपको इस चीज़ की खुद कारण होगी। पढ़ी लिखी महिला कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग करके चलती है। फिर एज ओल्ड कल्चर नॉर्म्स कहते हैं कि 1 बच्चा मत करो, 2 बच्चे करो, 3 बच्चे करो, 1 से 2 बढ़िया, 2 से 3 बढ़िया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इलीगल माइग्रेशन, जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, बांग्लादेश से नेपाल से लीगल माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन की इंक्रीज़ करता है डेंसिटी। हमारे यहाँ से आ जाएगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये भी एक कारण है। अब इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी, ये तो कारण थे पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है। अब उसके पॉपुलेशन बढ़ने की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक अनएम्प्लॉयमेंट। अब इतने लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे। फिर मैन पावर यूटिलाइजेशन, उस मैन को अब खुद बताओ, उसे भी नौकरी चाहिए, मेरे भाई को भी नौकरी चाहिए, उसे भी कहीं काम पे लगाना है, वही जॉबलेस तो हो जाएगा। तो मैन पावर की यूटिलाइज हम अच्छे से नहीं कर पाते। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खाने पीने पे, रहने पे भी चीज़ें आ जाती हैं। रिसोर्सेज पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा आदमी होंगे, ज़्यादा खाने पे होंगे, डिक्रीज़ हो जाता है प्रोडक्शन में, इंक्रीज़ हो जाता है कॉस्ट में। अब खाने वाले 100 आदमी हो गए, खाना 50 आदमियों का है, तो क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, जो पैसे ज़्यादा देगा उसे मिलेगा,
ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो जाता है किस पे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, किसी पे कम हो जाएगा, क्योंकि इसे काम मिल गया, इसे काम नहीं मिल पाया। एक ही घर में देख लो, एक भैया पे कम पैसा, एक पे ज़्यादा पैसा। अगर दोनों को सरकार काम दे पाती, पॉपुलेशन कम होती, तो दोनों पे इक्वल मनी रहता। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ए लॉन्ग रोड फॉर माइग्रेटिंग वर्कर। इसमें कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला था पिछले साल, जड़े में देखा होगा कि जो लोग सड़क पे जा रहे हैं उन्हें घर छोड़वाने का प्रावधान करें, उन्हें मतलब कि राशन प्रोवाइड करें, वन नेशन वन राशन कार्ड गवर्नमेंट स्कीम भी लाई, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो इन सब चीज़ों की बात की गई थी। तो ये सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, पर मैं बताऊँगा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है माइग्रेटिंग वर्कर के साथ। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पर। मैंने अटैच किया है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे मैं माइग्रेटिंग वर्कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने साइड में उसके वो चीज़ अटैच की है, वो आपके इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। माइग्रेटिंग इधर भी आप पढ़ सकते हैं, इधर भी आप दे सकते हैं। तो करंट प्लस बेसिक कैसे आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन देना लिखने के लिए आएगा। सेकेंड वेव आई, कोविड-19 नेशनल वाइड लॉकडाउन देखा गया, ठीक है। लोगों की मतलब जो इनकम थी वो चली गई, दोबारा से इंडस्ट्रियल सेंटर क्लोज होने लगी, ये सब चीज़ें देखी गई। तो एक स्टडी हुई, देखा गया कि 5 to लोग कहाँ चले गए, गांव चले गए, अपने मनरेगा में काम ले लिया, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर लोगों ने काम ले लिया। ये 100 दिन का काम की गारंटी प्रदान करती है। फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम देखी गई, अब 3 महीने का लॉकडाउन था, लोगों का 100 दिन का काम पूरा हो गया, 3 महीने तक काम मिल सकता है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश की गई, इसे 150 दिन का करो, 1-2 महीने और दो, पता नहीं बढ़ाया था नहीं बढ़ाया था, इसमें प्रॉब्लम आई। तो देखा गया कि जो 100 लोग गए, बस 5 से लेके 7.7% लोगों को ही काम मिला इसके अंदर। अब उसके अंदर ही कहाँ काम करवाएंगे, तो ये कुछ चीज़ें देखी गई। फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई, कैसे लॉकडाउन को देखना है, कैसे करना है, फेलियर देखा गया। तो इम्पैक्ट क्या आया, कहीं ना कहीं वो छोटे लोगों पे इम्पैक्ट आता है। लोगों की हाउस होल्ड इनकम फेल होगी, मतलब नीचे की चली गई 86%, 86% लोगों की हाउस होल्ड इनकम चलेगी। मैं आपको बता दूं हमारे भारत में कम से कम 50% से ज़्यादा माइग्रेटिंग वर्कर हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से दूसरी सिटी काम करने आते हैं। और भारत में 80% मार्जिनल फार्मर है, और भारत के अंदर 60% से 70% आबादी तक जो एक लोअर मिडिल क्लास में कहीं ना कहीं रहती है। अगर कोई खतरा आएगा तो एकदम इस कम्युनिटी पे तुरंत खतरा आ जाता है, तुरंत ये नीचे चली जाती है। तो ऐसा देखा गया। फिर डाटा देखा गया कि 34% लोगों के पास कोई काम नहीं बचा। जो एग्रीकल्चर में लेबर थी वो मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया, मतलब गांव जाएंगे तो लेबर बढ़ जाएगी। अब वही है, पहले वो 100 रुपये में काम कर रही थी, अब 10 लोग काम करने वाले हैं तो वो क्या करेगा, 50 रुपये दूंगा, जिसको काम करना है करना पड़ेगा। ये देखा गया। 9.7% लोगों का जो एग्रीकल्चर लेबर है वो इंक्रीज़ हुई, मैंने बताया। 4.6% जो मनरेगा के अंदर थे वो आ गए। फिर 12.2% जो कैजुअली नॉन जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में चीज़ें देखी गई, वो अपने गाँव में ही जाके जुड़ गए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इनके लिए, पहली बात तो गवर्नमेंट ने मतलब हाउ कैन गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है। तो गवर्नमेंट को फर्स्ट क्या रखना है, प्रायोरिटी, मतलब कि उनके पोर्टेबिलिटी देनी चाहिए, मतलब एनलाइटमेंट करना चाहिए, सोशल सेफ्टी उनके लिए। जैसे आपका सोशल सेफ्टी स्कीम कौन सी हो सकती है कि भाई उन्हें खाना प्रदान करो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अच्छे से चलाओ, फ्री राशन कार्ड, जो माइग्रेटिंग वर्कर हैं उन्हें फ्री राशन दो, फाइनेंशियल कुछ हेल्प भी करो, जैसे कि गरीब कल्याण योजना होती हैं उनके लिए उनकी हेल्प करो। माइग्रेटिंग वर्कर शुड बी पुट अप द मेडिकल इंश्योरेंस, उनको प्रोवाइड करो। तो सोशल सेफ्टी स्कीम में सभी आ जाती हैं। देखो एजुकेशन वो तो दे नहीं सकते, ऑनलाइन दे सकते हो गवर्नमेंट कैसे ना कैसे करके। फिर हेल्थ की होती हैं, फिर उसके बाद उन्हें खाने पीने के लिए होती हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये सोशल स्कीम्स में आता है, इन सब चीज़ को बढ़ावा दो। पहले उन्हें नीड, ये तो देखो नीड है, दवाई चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए किसी चीज़ की, ये नीड है। सेकेंडरी में क्या बोला कि कुछ प्रोग्राम है स्ट्रेंथिंग करो, उन्हें काम करने के लिए मनरेगा स्किल को, मनरेगा के दिन बढ़ाओ, उसमें पैसे बढ़ाओ, जॉब क्रिएशन करो, और उसको कहीं ना कहीं आप लिंक कर दो ना। जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, गांव में पोर्ट बनना है, कोई तालाब बनना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कुछ बनना है, कोई आपका घर बनना है, किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उससे लिंक कर दो उस लेबर को, फ़ायदा हो जाएगा आपका भी। तो ऐसा काम करो, बाद में काम दो, पहले खाना दो फिर काम दो। तीसरा क्या बोलते हैं, जो डाटा बेस है, जब माइग्रेटिंग वर्कर तुम्हारे पास प्रॉपर डाटा ही नहीं है, अगर डाटा ही तुम्हारे पास नहीं है प्रॉपर्ली, तो आप कैसे किसको स्कीम प्रदान कर पाएंगे, किस लोगों को कैसे स्कीम दे पाएंगे आप। तो वो एक प्रॉपर डाटा आप अपने पास रखो। ये कुछ इन्हें स्टेप बताए हैं जो हमें करने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है PTI, जो आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने केस फाइल कर दिया। ये न्यू IT रूल्स आए हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके 3 टायर आपका ग्रीवियंस मैकेनिज्म है।
जिनकी 50 लाख से ज़्यादा मतलब यूज़र्स हैं, उनको हर मंथली जो कंप्लेन आती है उनके पास, उसका मतलब एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसको रिपोर्ट को निकालना है, ठीक है ना। और भी चीज़ें क्या है कि जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, वो जो एडल्ट सर्टिफिकेट होते हैं A+, 13+ वाले देख सकते हैं, उसे आप अच्छे से करो, ठीक है ना। और जी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म करता है कि आप बताओ उसका ओरिजिन कहाँ से है मैसेज का, तो ये कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं। फिर न्यू प्लेटफॉर्म मैप फॉर द आपका पेगस स्प्रेड, ये कुछ नहीं है कि स्पाईवे है जो आपके फ़ोन में आ जाता है, चीज़ों में चेंजिंग कर देता है, डाटा भी चेंजेस कर देता है। तो भीरक कोरेगांव का केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक इंसान को गिरफ्तार किया गया था, उसके लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला था, उसने बोला मैंने ऐसा यूज़ ही नहीं किया। तो फिर चीज़ें चेक की गई, पता लगा उसके लैपटॉप में किसी ने मतलब कोई लिंक आया, उसने क्लिक किया होगा, उसके लैपटॉप में कुछ इलीगल चीज़ें को क्या कर दिया गया, इन्फ्यूज़ कर दिया गया। फिर वो जांच के लिए बना था कि मैंने ऐसा किया नहीं। तो उस सब चीज़ को देखने के लिए एक डिजिटल वायलेंस नाम का एक सिस्टम बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है ना, उस चीज़ को रोकने के लिए, चेक करने के लिए लैब ने। बस आपको यही याद रख लो, स्पाई वे याद रखना कि स्पाई करना, जासूसी करना, या उसके चीज़ में कुछ चीज़ एक्टिविस्ट जो थे, जो स्पाई वे यूज द एक्टिविस्ट इन द भीमे कोरेगांव केस, मैंने आपको बता दिया उनके क्या, उनके लैपटॉप में कुछ डाल दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बस आपको ये लिखना है डिजिटल वायलेंस किस चीज़ के लिए है, वो स्पाई वे को रोकने के लिए है। आपको बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। तो अब देखो ये सारे मिनिस्टर बाहर हो चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, मैं तो इनको बिलीव ही नहीं कर सकता था, इनको बाहर कर दिया गया है। तो मोदी के बहुत चहेते ऑफिसर माने जाते हैं रविशंकर प्रसाद, इनको मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया गया। और को तो इन्होंने तो बीमार थे, निशंक तो ये बीमार थे, एम्स में बहुत दिन भर्ती थे। इन दो को मैं बिलीव नहीं मान सकता। चलो ये हर्षवर्धन भी थोड़े बीमार रहते हैं और ये नहीं संभाल सकते थे। ये और प्रकाश जावड़ेकर, इन दोनों नेताओं को तो मैंने बहुत अच्छा था इन दो नेताओं को बाहर देख के कैबिनेट से। चलो बीजेपी बोलती सबको हम मौका देते हैं, अच्छी बातें देना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है। फिर आपका हैती प्रेसिडेंट जो है उनका मतलब एसेनेट कर दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया, उनके घर में घुस के उनको मार के गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, प्रेसिडेंट को मारना, चाहे वो किसी भी देश का हो, कैसा भी देश हो, एक बहुत बड़ी बात होती है प्रेसिडेंट को उसके घर में घुस के मारना। फिर इस चाइना ने मतलब कॉइन, CPC कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हुए हैं, तो चाइना ने कॉइन इशू किया है। तो मतलब श्रीलंका ने कॉइन इशू किया है चाइना वालों के लिए। तो यार ये भी एक चीज़ है, चाइना की क्लोज रिलेशनशिप बढ़ रही है। इधर आया तालिबान ने अटैक किया अफगान प्रोविंसेस कैपिटल पे, तो इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का था बनाया था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो कहीं ना कहीं तालिबान कब्जा करना स्टार्ट कर दिया तालिबान ने, क्योंकि 90% जो ट्रुप्स हैं अमेरिका के कहीं ना कहीं विड्रॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये आया स्विस कैनाल के ऊपर, ये तो पढ़ेंगे नहीं क्या, बस आपको MV एवर गिवर, ये एक शिप था जिसका नाम MV एवर गिवर था। ये फंस गया था स्विस कैनाल में, पानी की कमी कुछ भी वजह से, ठीक है। तो पूरी स्विस कैनाल ब्लॉक हो गई थी। तो मैं उसके बारे में पूरा आपको अपने नोट से बताऊंगा। इधर आप IMF का भी जिक्र आया, तो IMF के बारे में आप पढ़ लेना, मैंने आज नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। मैं आपको FMCG के बारे में बताऊँगा ये क्या होता है, और आगे हमारी न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। केशव दत्ता डेथ हो चुकी है। बोला जाता है कि यही जो खिलाड़ी थे, किसके बाद जो आपका मेजर ध्यानचंद थे, उनके बाद इन्हीं का नाम आता था। तो केशव दत्ता किस चीज़ के खिलाड़ी थे, ये थे आपके किस चीज़ के, आपका फाइनेस्ट हॉकी प्लेयर थे, ये हॉकी के प्लेयर थे। इन्हें बोला जाता है कि हाल बिग टाइम विद ध्यानचंद, मतलब एक तरह से ध्यानचंद की तरह ही खेलते थे। तो आपको केशव दत्त नाम याद रखना है क्योंकि रिसेंटली डेथ हुई। UPSC तो नहीं पूछेगा, और SSC स्टेट सर्विस एग्ज़ाम कोई भी पूछ सकता है। तो मैं अपने नोट्स पे आ जाता हूँ, जो न्यूज़ बची है वो मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यही सारे नेता बने हैं, इन सबको हटा दिया गया, किस वजह से हटाया। फिर माइग्रेशन के बारे में बता चुका हूँ मैं क्या होना चाहिए। ये OPEC कंट्री है। देखो OPEC कौन सी कंट्री है, जो पहले OPEC थे नेशन है, 11 नेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ठीक है। इसके अंदर जो इन्होंने अपने अंदर नहीं लिया, इन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, इसे OPEC नॉन OPEC नेशन बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर 13 है, इसके अंदर नॉन OPEC नेशंस है, इन्हें OPEC प्लस भी बोलते हैं शायद। पहले ये मत याद रखो, बस आप ये याद रखो इसमें कौन सी है OPEC नेशन में अंदर। मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, थोड़ा सा वो नॉन वेज ट्रिक है, उसके बारे में नहीं बता सकता, थोड़ा बता सकता हूँ। VE ये साउथ अमेरिका से VE है, इक्वाडोर और वेनेजुला। इक्वाडोर होगा, देखो उसके अंदर कहाँ गया, इक्वाडोर है, इक्वेटोरियल गुनिया है शायद, इक्वेटोरियल गुनिया है, नहीं यार इक्वाडोर होना चाहिए। शायद यही है VE, मैंने यही बनाया है कि मतलब कि इक्वेटोरियल गुनिया और V फॉर वेनेजुला, और आगे थोड़ा नॉन वेज है। कभी मैं और ट्रिक बताऊंगा अच्छे से, जो इसकी ट्रिक बताऊंगा वो आपको याद रखने के लिए बताऊंगा, तो आपको याद रखना है।
आप पढ़ लेना, नोट्स मैंने ऐड कर दिया, कहीं लिख लेना, अपनी कोई ट्रिक डेवलप कर लेना। फिर स्विस कैनाल के बारे में देखो, ये शिप फंस गया था, ये है, तो हमें रीज़न पढ़ना है स्विस का रीज़न कैसा है। ये गल्फ़ ऑफ एडन, ये हमारा अरेबियन सी है, यहाँ से एंटर करोगे तो इसे बोलते हैं गल्फ़ ऑफ एडन बोलते हैं। इसे बल ममदीप बोलते हैं, इसे स्ट्रीट ऑफ बल ममदीप बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है रेड सी को और कनेक्ट करती है आपका अरेबियन सी को। और ये किस किस के बीच में आती है बती, यमन और यहाँ का आपका है दजीबूती, ये जगह है दजीबूती, इन दोनों कंट्री के बीच में आती है। आप एडन किस किस के में, यमन में, सोमालिया और दजीबूती, इन 3 कंट्री के बीच में आता है आपका गल्फ़ ऑफ एडन। और इधर आ गई रेड सी, रेड सी, ये रेड सी जो कनेक्ट होती है मेडिटेरियन सी से, उसे बोलते हैं स्विस कैनाल, स्विस कैनाल जो आगे जाती है। और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अकाबा है, अकाबा जॉर्डन से टच करता है, इजराइल से टच करता है, इजिप्ट से टच करता है, गल्फ़ ऑफ अकाबा। अब्बा, तो अब्बा कौन है पूरा इधर का आपका, इधर का गल्फ़ कंट्री का अब्बा कौन है, सऊदी अरेबिया, तो इसे बोलेंगे सऊदी अरेबिया भी टच करता है। तो ये कुछ पोर्ट है, पोर्ट का नाम आपको याद रखना है, पोर्ट सैड है बिल्कुल मुहाने पे, अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट के अंदर, कैरियो है आपका, सफगा है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो इधर के साथ एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता दी है, क्या क्या बताया मैंने आपको पोर्ट बता दिए हैं, रीज़न बता दिए हैं, ठीक है ना। बलमंदीप नाम है शायद, बल मंदीप नाम है, जो ये स्ट्रीट कनेक्ट करती है एडन को रेड सी से, ठीक है ना। और कंट्री बता दी किस किस के बीच में, यमन हो जाएगी एक साइड, और दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, दजीबूती हो जाएगी ये, और ये यमन जो स्ट्रीट है। और एडन आएगा, एडन किस किस कंट्री टच करता है, यमन से, दजीबूती और सोमालिया भी ऐड हो जाएगा। और आगे चलेंगे, ये है अकाबा, गल्फ़ ऑफ अकाबा, ये जॉर्डन से, इजराइल से, इजिप्ट से, और अब्बा है ये तो सऊदी अरेबिया भी आएगा। तो आपको याद रखना है, लोकेशन के लिए अब्बा बोला मैंने कि ये यहाँ पे आता है। और फिर यहाँ से ये चली जाती है स्विस कैनाल। और कौन कौन सा इस पर जो बना हुआ है, एक तो यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल इजिप्ट का, इसके शर्म अल शेख इसको नाम दिया गया है। फिर पोर्ट सैड बिल्कुल उसके ऊपर बना हुआ है, नॉर्थ साउथ में आपने देख लिए, और भी छोटे छोटे पोर्ट इसमें बने हुए हैं। अलेक्जेंड्रिया यहाँ बिल्कुल ऊपर, ये नाइल पे बना हुआ है अलेक्जेंड्रिया, नाइल रिवर जो आ रही है। कल मैंने पूरा बताया था नाइल रिवर के बारे में, कौन कौन सी कंट्री से निकलती है, वाइट कहाँ से निकलती है, ब्लू कहाँ से निकलती है। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियली सी लेवल की वाटरवेज है, इसके अंदर बनाया गया था, इसको चालू किया गया था। ये अपने आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं ऐड कर देता हूँ। 1869 में इसको खोला गया था, ठीक है ना। पहले अपने फ्रांस के अंदर आती थी, ठीक है ना, इसमें देखो इसमें लिखा होगा, पहले फ्रांस के अंदर आती थी, फिर इसको इजिप्ट ने अपने अंदर कर लिया था। 12% वर्ल्ड का ट्रेड यहीं से होकर निकलता है, ज़्यादा होने लगा, अब तो ज़्यादा निकलता है, तो आपको याद रखना है। तो ये क्या था, पहले फ्रांस के अंदर आती थी, फिर बाद में इसको इजिप्ट ने अपने अंदर कर लिया था 1956 में। फ्रेंच इंटरेस्ट था, 1956 में इजिप्ट के अंदर आना स्टार्ट हो गया था। ये कुछ जगह है। फिर जो अभी जो प्रेसिडेंट को किल किया गया वो ये है आपका हैती, ये जगह ये रही, ये आपका रीजन है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये मैक्सिको का, और ये छोटे छोटे जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, नीचे आपका साउथ अमेरिका आ जाएगा। जो हैती है, हैती जमाइका है, यहाँ के हुसैन बोल्ट है, उस ऊपर क्यूबा है ये, ठीक है, यहाँ पे हैती है, ये रहा छोटा सा ये, तो यहाँ पे है आपका डोमिनिका रिपब्लिक के बिल्कुल साइड में कैरेबियन सी के अंदर। फिर हंगरी, अभी क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि हंगरी पढ़ लो, ये न्यूज़ में क्यों है, यूरोपियन कंट्री पे इनको सैंक्शन लगाए किसी बात को लेकर। बात क्या है, क्योंकि ये 377 जो ये गे फ्री जोन बना रहे हैं, कि मतलब जो गे हैं वहाँ नहीं रहेंगे, जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ नहीं रहेंगे, उनको अलग कानून बना रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं, फ्री जोन मतलब यहाँ नहीं रहेंगे। ये पोलैंड भी कर रहा था रिसेंटली, पोलैंड का नाम सुना होगा, पर अब वो तो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत करते हैं, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री गलत कर रहे हैं। तो इस ये देखो, ये आता है बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है हंगरी, लैंडलॉक कंट्री है। इधर ऑस्ट्रेलिया भी लैंडलॉक कंट्री है, इधर ऑस्ट्रेलिया भी लैंडलॉक कंट्री है, और स्विट्जरलैंड भी इधर लैंडलॉक कंट्री जो बॉर्डरिंग टच करता है। ये तीनों जो होंगी लाइन से लैंडलॉक होंगी। ऊपर सोलवास्किया भी लैंडलॉक है, ये कुछ आप जाके पढ़ सकते हो ये सारी चीज़। तो हंगरी बिल्कुल यहाँ पे आता है। फिर मैंने केशव दत्ता के बारे में ऐड ही कर दिया, ये 95 साल की उनकी डेथ हुई है। फिर और भी कुछ न्यूज़ है, मैं बताऊँगा FMCG के बारे में, लास्ट न्यूज़ है ये, ठीक है ना। FMCG क्या है कि इंडिया का जो है ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये 4th जो लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, 3 मेन सेगमेंट आते हैं, फूड और बेवरेज 19%, हेल्थ केयर 31%, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50%। तो इसके अंदर ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स होती हैं, जो हम खरीदते हैं बहुत सारी गुड्स, तो उसके अंदर सेगमेंट है, 4th लार्जेस्ट सेक्टर है ये इंडियन इकोनॉमी का। 3 चीज़ आती हैं, एक तो खाना और पीना, बेवरेज, हेल्थ आती है, और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आती है, पर्सनल यूज, जो हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं 50, 31 तुम्हारी हेल्थ, और लास्ट में फूड और खाना वो 19%। ये इसमें चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस मतलब चीज़ है। अर्बन सेगमेंट लार्ज कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वही खरीदते हैं लोग इस चीज़ को, और इसमें अर्बन जो होते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं, गाँव के तो अपना काम चला लेते हैं,
अपना ही पैदा करते हैं, तो रोबस्ट डिमांड है कि एडवांटेज क्या है कि इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है तो उसके लिए हमारे डिमांड भी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, बाहर से FDI आ सकती है कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। हमें पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि बाहर से चीज़ें आएँ, हमारे अंदर अच्छा काम करें और हाई इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में करना चाहिए ताकि और लोगों को चीज़ें प्रदान हो सके। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे 100% FDI बोल दिया है इस सेक्टर के अंदर कि आप आओ, मल्टी ब्रांड की चीज़ें बनाओ। सिंगल ब्रांड की रिटेल 51% है और मल्टी जो सिंगल ब्रांडेड रिटेलर हैं विद 50% FDI के साथ आएंगे, ठीक है ना। और FDI 100% अलाउड है। फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट जो खाना बनाने की चीज़ें फूड प्रोसेसिंग 100% है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं। फिर GST मैंने कल आपको बताया था, GST आने के से क्या क्या परेशानी हुई है, क्या क्या उसके लाभ हुए हैं, मैंने कल सबको आपको बताया भी था। तो वो मैंने कल आपको बताया, तो आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। GST आने से सीमलेस हो गया है, एक ही टैक्स है। पहले इतने टैक्स होते थे, सेंट्रल अलग लगाता था, स्टेट अलग लगाता था, टैक्स देने वाले कंफ्यूज रहता था कैसे दूँ, वो भी लूप होल ढूंढ लेता था कि टैक्स नहीं देता था, चोरी कर लेता था, इतने सारे टैक्स थे। तो ये सब कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लंबी तो होती है मैं मानता हूँ, पर चीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ आप सीखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। 1 घंटे 1.5 घंटे 1.5 करके आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, 1.25 करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखी है, अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।